नमस्कार। आप देख रहे हैं माँ भारतीय स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका सोनू सर। यूरोप में राष्ट्रवाद के भाग 2 में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं एक झलक थोड़ा उसको देख ली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदु नंबर 1 रहेगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की उदय का श्रेय किसको दिया जाएगा। बिंदु नंबर 2 है, नेपोलियन युग क्या है। 3 है, नेपोलियन युग का अंत कब और कैसे हुआ। चौथा पॉइंट रहेगा आपका, नेपोलियन युग के शासन का यूरोप में क्या प्रभाव पड़ा। पांचवा पॉइंट रहेगा, वियना सम्मेलन क्या है, किसके नेतृत्व में किसके मेजबानी में किया गया था, क्यों किया गया था। उसके बाद वियना सम्मेलन का उद्देश्य, जो वियना में 1815 ईस्वी में जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था और उनमें कौन कौन से देश शामिल थे। उसी तरह आपका 7वां पॉइंट रहेगा, मेटरनिख युग क्या है। तो चलिए अब बिना समय को व्यतीत किए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हेडिंग में आप देख पा रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय किसे दिया जाएगा। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रवाद क्या था और राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ। तो हमने कल देखा था राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय आपके यूरोप में पुनर्जागरण काल के ही समय में हो गया था। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद है 19वीं सदी में पूर्ण रूप से युगांतकारी अर्थात इस प्रकार के राष्ट्रवादी भावना फैल गया था जो युग को बदलने का सामर्थ्य रखता था। तो ये जो श्रेय है यूरोप में राष्ट्रवाद का श्रेय आखिर किसको दिया जाता है। तो मैं आपसे बता दूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का श्रेय 2 को दिया जाता है। पहला नेपोलियन बोनापार्ट जी है तथा दूसरा फ्रांस में जो क्रांति चला था उसको दिया जाता है। अब ये नेपोलियन कौन है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, तो चलिए उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी हम लोग हासिल कर ले। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस में आपकी 1799 के बीच में जो क्रांति चला था उसके वे सेनापति थे। दूसरी, मैं नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की बात करूं तो इसकी जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु की बात किया जाए तो 5 मई 1821 को वे हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के 3 बार सम्राट बने। पहला सम्राट 1799 ईस्वी में आप देखिएगा, 1799 से लेकर 1804 ईस्वी तक कौंसल के रूप में बना रहे। फिर 1804 से लेकर 1814 ईस्वी तक वे नेपोलियन नाम से सम्राट के रूप में बने रहे। उसके बाद फिर आपका 1814 से लेकर 1815 ईस्वी तक वह एक सम्राट के रूप में फिर 3 बार फ्रांस का शासक बना। अब रहा एक सवाल कि ये जो राष्ट्रवाद के यूरोप में राष्ट्रवाद के जो उदय का श्रेय है नेपोलियन बोनापार्ट को क्यों दिया जाता है या और रूसी क्रांति को क्यों दिया जाता है। क्योंकि यही 2 कारण थे जिनके वजह से पूरे दुनिया, ना सिर्फ एक यूरोप में बल्कि पूरा आज दुनिया, ना सिर्फ यूरोप बल्कि आज पूरा दुनिया एक राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद में ताकत कितनी होती है इसको समझा। और ये जो यूरोपीय देश के जो साम्राज्यवादी का नीति था, साम्राज्यवाद की नीति था, उनके नीतियों को मतलब कि मुंह के खाने को दिखाया अर्थात विफलता को राह दिखाया। तो इन्हीं कारणों से नेपोलियन बोनापार्ट और फ्रांसीसी क्रांति को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है। अब बात आता है नेपोलियन जो क्या है। तो जैसे कि हमने देखा नेपोलियन जो थे फ्रांस के क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति के एक सेनापति थे जिसके नेतृत्व में फ्रांस में बहुत अच्छा से क्रांति हुआ। और जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी या जो सरकार की निरंकुशता की नीति थी, लोगों को अच्छे से, प्रजा को अच्छा से देख रेख ना करने की जो उनकी भाव थी, छवि थी, उनको नेपोलियन ने अपने नेतृत्व में क्या किया, उनको नकारा और राजतांत्रिक व्यवस्था को क्या किया, ध्वस्त किया। ध्वस्त करने के बाद में गणतांत्रिक व्यवस्था को अपने देश बोले तो फ्रांस में लागू किया। अब हमने ये भी देखा कि 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक नेपोलियन बोनापार्ट जो थे फ्रांस के गद्दी पर बैठा रहा। और इन्हीं काल को बोले तो 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक के जो काल है, इन्हीं काल को हम नेपोलियन युग के नाम से जानते हैं। अब नेपोलियन युग के नाम से फ्रांस में 1799 से लेकर 1815
ईस्वी तक के काल को नेपोलियन युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो काल थी, ये जो समय अंतराल है, इन समय अंतराल में नेपोलियन ने फ्रांस के गद्दी को संभाला और पुरातन स्थिति को बदल सदल कर एक नए आवाम का निर्माण कराया, जिसकी वजह से उसको नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन युग का अंत। तो जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि नेपोलियन 1799 से लेकर 1815 ईस्वी तक फ्रांस की गद्दी पर बना रहा। अब इसके युग का अंत के बात हो रहा, अर्थात उनको कभी ऐसा समय आया जिसके दौरान उनको फ्रांस के गद्दी से उतरना पड़ा। ठीक है, तो नेपोलियन युग का अंत बोले तो 1815 फ्रांस में 1815 ईस्वी के समय को नेपोलियन युग का अंत के रूप में कहा जाता है। अब इसके बाद का पॉइंट है नेपोलियन के शासन का यूरोप में प्रभाव। तो यहाँ नेपोलियन के शासन का यूरोप में प्रभाव जो पॉइंट है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको यह देखना जरूरी है कि शासन क्या है और शासन के प्रकार कितने हैं। तो शासन का अभिप्राय यह होता है कि किसी पर अपना हुकूमत करना, अर्थात अपने अनुसार किसी को कुछ करने पर बेवश करना या मजबूर करना, या अपने अनुसार किसी को किसी प्रकार के कार्य को कराना, यह शासन कहलाता है। बात किया जाए कि शासन व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो आज पूरी दुनिया में शासन व्यवस्था दो प्रकार के है। एक शासन व्यवस्था जिसका नाम है राजतांत्रिक व्यवस्था और दूसरा का नाम है जनतांत्रिक या गणतांत्रिक व्यवस्था। तो कल के वीडियो में हमने राजतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताया था और आज कि इस वीडियो में हम गणतांत्रिक व्यवस्था को मैं आपको बता दूं, तब जाके ये जो हेडिंग है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो गणतांत्रिक व्यवस्था क्या है? तो शासन की ऐसी व्यवस्था, शासन तो आपने समझा है, शासन यानी शासन करने की ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के लिए चलाए गए होते हैं। चलिए मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक उदाहरण के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं हमारे देश में 5000 लोग हैं, सभी लोगों की संख्या कितनी है? तो 5000। तो फिर 5000 के लोग आपस में टकराए ना, लड़े ना, झगड़े ना, कोई चोरी ना करे, कोई कुछ ना करे, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे, अर्थात सीधे तौर पर बोले तो 5000 की जो आबादी है ये सुखी शांति से रहे और सबका माने कल्याण हो, इसके लिए कोई ना कोई एक नियम होना जरूरी है, माने कोई ना कोई नियम होना जरूरी है, जिस नियम पर ये 5000 के लोग क्या कर सके, जी सके, उस आधार पर अपने जीवन यापन को कर सके, किसी को किसी से तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए एक नियम का होना जरूरी है। तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, आपस में बैठक किया, बैठक करके और क्या बोलते हैं अपना एक नियम बनाया, सबके सहमति से एक नियम बना कि हम इस प्रकार से जिए, मतलब कि सबके सहमति से कुछ नियम बनाए गए जिस आधार पर लोग जी सके। तो ये जो नियम बना 5000 की आबादी पर जो नियम बना, किसके सहमति से बना? तो सभी 5000 के लोगों की सहमति से बना। किस पर बनाया गया? तो उन्हीं 5000 के लोगों पर बनाया गया। क्यों बनाया गया? तो उन्हीं 5000 के लोगों के भला के लिए बनाया गया। तब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था 5000 लोगों ने अपने देश में शासन व्यवस्था को लागू किया, इसी प्रकार के शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एक बार और लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या, इसको समझ ले। तो शासन करने की वैसी विधि या व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा लोगों पर लोगों के लिए चलाया जाता है, उस प्रकार के व्यवस्था को क्या बोलते हैं? शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो जब नेपोलियन फ्रांस की गद्दी को संभाला 1799 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया? उनके पूर्व जो फ्रांस के शासन व्यवस्था था वह राजतांत्रिक शासन व्यवस्था था। अब नेपोलियन बोला कि ना, ऐसा नहीं काम चलेगा, बल्कि हम कुछ ऐसे नियम लागू करेंगे जिसमें सभी इस फ्रांस के सभी जनता का सहमति हो। ठीक है, और यही नियम फ्रांस के सभी जनता पर फ्रांस के सभी जनता के लिए लगाया जाएगा।
लगाया जाएगा। अर्थात नेपोलियन ने अपने शासन काल में गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया। कौन? नेपोलियन ने। अब आप वही बताइए, मान लीजिए कि हाई आपका पंडितपुर गांव हुआ, हाई इधर बगल में करामुआ के गांव हुआ, अब इस दोनों करमुआ हुआ। अब इस दोनों गांव को हम गांव के दृष्टि से ना देखकर इस दोनों को एक देश के दृष्टि से देखा जाए, ये देश हुआ और एक करामुआ भी एक मान लेते हैं आपका देश हो गया, 2 देश हुआ। तो एक ऐसा देश जहां की शासन व्यवस्था कैसे है, तो लोग सभी लोगों के सहमति से कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं सभी लोगों के लिए, जिसका पालन यह मतलब कि जिसका पालन यहाँ के सभी लोग करके अपने जीवन यापन को अपना रहे हैं। और यहाँ का एक ऐसा शासन व्यवस्था है कि जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ के समस्त जनता पर नियम लगा दिया गया कि आपको ऐसा रहना है, वैसा रहना है, वैसा चलना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तब अब आप ही लोग बताइए, किस देश का, पंडितपुर देश का शासन व्यवस्था अच्छा माना जाएगा कि करामुआ देश का शासन व्यवस्था अच्छा माना जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के भी ओर से जवाब यही आना चाहिए कि पंडितपुर देश का शासन व्यवस्था सबसे उत्तम माना जाएगा। फिर आपसे मैं दूसरा सवाल करूं कि किस देश के, करामुआ देश के या पंडितपुर के जनता का ज्यादा खुश रहने का चांस होता है, या किस देश के जनता का जो जीवन होगा खुशहाल होगा? तो यहाँ चांस बनता है पंडितपुर देश का। ठीक है, तो अब आप बताइए, मान लेते हैं ये दोनों देश एक दूसरे के संपर्क में है, अर्थात एक दूसरे के पड़ोसी देश है। तो पहले जो समस्या पंडितपुर की थी वही समस्या करामुआ के भी थी, मान लेकर चलते हैं। तो पंडितपुर ने कुछ ऐसा उपाय लगाया, कुछ ऐसा नीति को अपनाया जिसके वजह से पंडितपुर के जनता की जो समस्या थी वो समस्या ऑटोमेटिक स्वतः धीरे धीरे खत्म होना शुरू किया। तो जाहिर से बात है इसका खबर यहाँ करामुआ तक पहुंचेगा कि हाँ, पंडितपुर वालों ने कुछ ऐसा किया, ऐसा बुद्धि को अपनाया या इस प्रकार के उपाय को किया जिससे उन लोग की जो समस्या थी, भूखमरी या जो भी समस्या है, वो समस्या ऐसा लग रहा है कि उन लोग का धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है करामुआ के लोगों में भी एक चेतना का विकास होगा कि हम लोग भी वैसा करें जिससे हमारी जितनी सारी समस्याएं हैं धीरे धीरे खत्म होना शुरू करें। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि पंडितपुर का प्रभाव किस पर पड़ा? करामुआ पर पड़ा। ठीक वही हुआ था। नेपोलियन जब अपने शासन फ्रांस की जब गद्दी को संभाला तो उन्होंने राजतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर और अपने देश में गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया, जिसके वजह से यहाँ की फ्रांस की जनता की जो स्थिति थी धीरे धीरे इन लोग की स्थिति में सुधार आना शुरू किया। और इसी के देखा देख यूरोप में, जैसे कि कल के वीडियो में आपको बताया गया था 44 लगभग देश आते हैं, तो यूरोप के अन्य देशों में भी देखना शुरू किए रहे। जो फ्रांस था वो इस प्रकार के शासन व्यवस्था को लागू किया जिससे उन लोग के जीवन मतलब कि जीवन में सुधार आ रहा है। काश हम लोग भी वैसा ही व्यवस्था को क्या करें, लागू कर दे, जिससे हम लोग के भी जीवन में क्या है, सुधार आए। तो प्रभाव पड़ा। अब इसमें तो एक लोग में चेतना का विकास किया, और साथ साथ जो नेपोलियन था यूरोप के अन्य राज्य में अर्थात अन्य देशों में जाता गया और वहां भाषण के द्वारा, युद्ध के द्वारा, विभिन्न प्रकार के अभियानों को द्वारा सभी देशों में, वहां जिस देश में गया वहां बोलते गया कि आप लोग भी अपने देश में गणतांत्रिक व्यवस्था लागू करो और राजतांत्रिक व्यवस्था को क्या करो, यहाँ से आउट करो, क्योंकि ये जो राजतांत्रिक व्यवस्था से कई गुना अच्छा हमारा जो गणतांत्रिक व्यवस्था है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के शासन का प्रभाव पूरे यूरोप में कैसे कैसे पड़ा। अब नेक्स्ट पॉइंट है वियना सम्मेलन से हम क्या समझते हैं। वियना सम्मेलन से हम क्या समझते हैं, तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे फ्रांस में 1799 ईस्वी के पूर्व जो शासन व्यवस्था थी वह कैसे थी, तो राजतांत्रिक व्यवस्था थी। नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना तो राजतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया था। इस गणतांत्रिक व्यवस्था का प्रभाव न सिर्फ फ्रांस पर बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा था, जैसे आपका हो गया ब्रिटेन हो गया, प्रासा हो गया, रूस हो गया और ये हंगरी हो गया, इन सारी देशों पर पड़ा था। तो वहां की भी जनता क्या की थी कि राजतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर और अपने अपने देश में गणतांत्रिक व्यवस्था को लागू किया था। तो
अब जो राजतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर थे, अर्थात जो पूर्व के नेता थे या पूर्व के शासक लोग थे जो राजतांत्रिक व्यवस्था को चला रहे थे, वे सारी राजाएं क्या किया, आपस में एकजुट हो गया। एकजुट होने का कारण यह था क्योंकि नेपोलियन को हराना वहां क्या था, जरूरी था। नेपोलियन का हराना जरूरी क्यों था, क्योंकि नेपोलियन के वजह से ही ये जो राजा लोग थे जो राजतांत्रिक व्यवस्था को चला रहे थे, उन सभी को अपने अपने पद को छोड़ना पड़ा था। तो ये सारी शक्तियां एकजुट हो गई। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को हर हालत में क्या करना था, हराना था। ठीक है, तो ये सारी शक्तियां एकजुट होकर नेपोलियन के विरोध में खड़ा हुई और खड़ा होने से नेपोलियन को हारना पड़ा। अर्थात जो नेपोलियन फ्रांस की गद्दी पर पहले से बैठे हुए थे, उनको वे सारी शक्तियां क्या कही, अपने बुद्धि से, अपने चतुराई से या अपने छल कपट से जो भी हो, नेपोलियन को गद्दी से उखाड़कर हटाकर बाहर कर दिया। फिर ये सारी शक्तियां ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में एकत्रित हुई। ठीक है, 1815 ईस्वी में एकत्रित हुए। किसके? तो मेटरनिख के, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर मेटरनिख था उसके नेतृत्व में एकत्रित हुए। और यह एकत्रित होने का कोई ना कोई तो अगुवाई जरूर किया होगा, मेजबानी जरूर किया होगा। तो किसकी मेजबानी में? तो उस समय ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, उसकी मेजबानी में क्या किए, एकत्रित हुए। और इसी सम्मेलन को हम वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि वियना सम्मेलन से क्या कहते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट के युग के अंत करने वाली सभी विजयी शक्तियां 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के नेतृत्व में एक सम्मेलन किया। उसी सम्मेलन को हम लोग वियना सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अब ये रहा कि वियना सम्मेलन तो हुआ, तो मान लेते हैं कहीं ना कहीं बैठक होता है या कहीं पंचायती होता है या कहीं भी बैठक हो, तो उस बैठक का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जैसे मान लेते हैं कि सरस्वती पूजा का बैठक हो या दुर्गा पूजा का बैठक हो, तो उस बैठक में ये बात नहीं ना होता है कि किसके घर को गिराना है या कहाँ लूट करना है या कहाँ पाट करना है या क्या। पूजा की कमेटी जब बैठक करती है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम लोग कैसे करें कि पूजा बहुत अच्छा से और शांतिपूर्वक बीत सके, माने पूजा हो जाए या पूजा सफलता पूर्वक बीत चुके। उसी तरह ये जो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में, इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य जरूर होगा, निश्चित रूप से होना चाहिए। तो अब रहा कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो मैं आप सबको बता दूं कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य यह था कि नेपोलियन ने अपने शासन काल के समय अपने युद्धों और विभिन्न प्रकार के नीतियों से जो पुरातन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, अर्थात राजतांत्रिक व्यवस्था को हटा दिया था, फिर उसी राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। एक बार और बता दूं, वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सभी विजयी शक्तियों ने वियना सम्मेलन में यह निर्णय लिया कि नेपोलियन ने अपने युद्ध अभियानों के द्वारा जो पुरातन व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है, फिर उसी पुरातन व्यवस्था को लागू करना, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर पुनः राजतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। तो आज के जो बिंदु थे, हाँ, उसके बाद है एक मेटरनिख युग। तो ये जो वियना सम्मेलन हुआ 1815 ईस्वी में, यहीं पर नेपोलियन युग का क्या हुआ, अंत हुआ। और यहाँ से पूरे यूरोप पर, वियना सम्मेलन के बाद पूरे यूरोप पर मेटरनिख का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा। मेटरनिख का प्रभाव कब से कब तक रहा, तो 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक। और इसी यूरोप के इसी युग को, इसी समय को मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। फिर एक बार मैं आपको बता दूं मेटरनिख युग किसे कहता है। तो वियना सम्मेलन के पश्चात या वियना सम्मेलन से लेकर 1848 ईस्वी तक यूरोप पर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा, जिसके वजह से ये जो काल रहा 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक,
इन्हीं काल को हम मेटरनिक युग के नाम से जाना, मतलब मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो आज का जो ये जितने सारी पॉइंट थी हमने सबको अच्छा से क्लियर किया। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।